नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। निवेश की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, लेकिन अगर कमाने की उम्र निकल चुकी हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उम्र के इस पड़ाव पर क्या होनी चाहिए आपकी निवेश की रणनीति, आपका निवेश कैसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे आज के सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट स्पेशल एपिसोड में। हमारे साथ है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू पल्लवी। सीनियर सिटीजन्स की जब हम बात करते हैं, एक ऐसा समय जब मोस्ट ऑफ योर टाइम इज ओवर। हालांकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो 60 प्लस होने के बावजूद भी किसी न किसी काम में एंगेज्ड है और उनकी भी एक अर्निंग है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो शुरुआत से ही क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यानी कि जब आप अपने 40 या 50 ईयर्स के पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद एक रिलैक्स लाइफ आप जी सकें? देखिए, सीनियर सिटीजन स्टेज में एंटर करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस कॉर्पस को जितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं मैक्सिमाइज़ कीजिए, एक्विटी एक्सपोजर लीजिए। और जैसे ही सीनियर सिटीजन फेज़ आपका शुरू होता है, उस समय सेफ्टी ऑफ कॉर्पस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनके लिए, और रेगुलरिटी ऑफ इनकम और लिक्विडिटी ऑफ एसेट भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो रिटायरमेंट फेज़ में एंटर करने से पहले आप ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिए कि आपका रिटायरमेंट फेज़ के लिए कॉर्पस इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न से बनता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, जो जब आपको ज़रूरत पड़ने पे सीनियर सिटीजन फेज़ में विड्रॉल के लिए सफिशिएंट हो, रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए सफिशिएंट हो। इनफैक्ट जहाँ तक ऑप्शंस की बात है अमित, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखा जाए, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड्स है, डेट फंड्स है, उसकी कोई कैटेगरी एज सच एज के हिसाब से नहीं है और हर इंडिविजुअल की रिस्क कैपेसिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो ऐसी कौन सी मेन चीजें हैं या मेन बातें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय, अगर कोई अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा है? यानी कि क्या कोई टिप्स ऐसी हो सकते हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि इन बातों को खास तौर पर ध्यान रखें? आप अपनी कैपेसिटी तो देखें, बट रिटर्न्स कैसे होने चाहिए और कितनी लिक्विडिटी उस एसेट के अंदर होनी चाहिए, इन सब बातों का कैसे ख्याल रखा जाए? जी, चार या 5 पॉइंट्स हैं जो हर सीनियर सिटीज़न को बहुत अच्छे से सोच के समझ के फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला, सेफ्टी ऑफ कॉर्पस। कैपिटल का प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है उनके लिए। आपको ये सोचना है कि ये जो सीनियर सिटीज़न जनरेशन है, इन्होंने बहुत हार्डशिप के साथ ये पैसा एक्यूमुलेट किया है। हम लोगों ने फिर भी थोड़ा जल्दी अचीव कर लिया है, लेकिन इस वाले एज ग्रुप ने बहुत हार्डशिप के साथ अचीव किया है, तो उनका रिस्क टॉलरेंस नेचुरली बहुत लो होता है। तो उनके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे अहम होता है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो क्या कर बैठते हैं कि वो रेट ऑफ रिटर्न को गारंटी करने की वजह से इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट में नहीं जाते हैं और उनको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट उसको मेजर करना नहीं आता। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले कैपिटल प्रिजर्व करें, फिर टैक्स एफिशिएंसी के साथ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न स्टैब्लिश करें। नहीं तो वो रियलाइज़ करेंगे कि धीरे धीरे उनकी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस विद टाइम कम होती जा रही है। सेकेंड, उनके लिए लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है। एसेट को कब हम एनकैश कर सकते हैं, एसेट को एनकैश करने की कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है। सारा पैसा वो रियल एस्टेट में नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आप रियल एस्टेट को एनकैश करना चाहेंगे वो शायद नहीं होगा। उसकी बिजनेस साइकिल बहुत लंबी होती है, और आप ज़्यादा पैसा लॉक्ड इन एसेट में भी नहीं रख सकते जहाँ से विड्रॉल ईजी नहीं है। तो लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल बहुत ज़रूरी है। थर्ड, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न का होना बहुत ज़रूरी है। उनको ये देखना है कि हर एसेट जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसका रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पॉजिटिव हो। इन्फ्लेशन अगर 6-7% है और आपका रेट ऑफ रिटर्न टैक्सेशन के बाद 4 या 5% है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये सब जो बातें, ये जो बारीकियां अमित, ये देखा जाए तो एक आम नागरिक कितना समझता है? जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी यहाँ पर बताए, और आपने कहा कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स हैं, इनमें खासतौर पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जहाँ पर पहले से निर्धारित रिटर्न है और उसमें लॉक इन भी पहले से निर्धारित है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें महंगाई का भी आप ध्यान दें, आप ये देखें कि इन्फ्लेशन को वो बीट कर रहा है कि नहीं, और फिर टैक्स की एफिशिएंसी कितनी, यानी जब पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो नेट रिटर्न्स आपके कितने होने चाहिए। लेकिन एक ले मैन के लिए या फिर जो एक कॉमन मैन है उसको कितनी इन चीजों की समझ होगी? आपको लगता है थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प इसमें लेनी पड़ेगी? तो इसीलिए ये शो है, उसी समझ को बढ़ाने के लिए ये शो है। आई थिंक इतना अवेयरनेस अब हम लोगों को मिलकर स्टैब्लिश करना है कि हर कोई इन्वेस्टमेंट का पोस्ट टैक्स रिटर्न इवैल्यूएट करना सीख ले। सो जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें आपको सेफ्टी ऑफ कैपिटल है, 5 साल का लॉक इन है, लेकिन जो आपकी क्वार्टरली यील्ड आती है या इंटरेस्ट आता है उससे, वो टैक्सेबल है। और अगर आप फर्स्ट
2.5 लाख के ब्रैकेट में है तो आपका टैक्स 0 है, तो वो आपकी जो क्वार्टरली यील्ड है वो टैक्स फ्री है। तो हमको बस टैक्स स्लैब समझना है और इन्वेस्टमेंट का टैक्सेबल रिटर्न समझना है, उसके बाद हमें बेसिक कैलकुलेशन करनी है। वो ज्यादा आपने दो difficult नहीं टिप्स है। अब तक दिए, 2 टिप्स सीनियर सिटीजन के लिए। पहला तो आपने कहा कि कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो रकम आप निवेश कर रहे हैं, जो आपका मूलधन है, वो एज इट इज प्रोटेक्टेड है। उसके लिए काफी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा आपने कहा कि इन्फ्लेशन बीटिंग होना चाहिए, साथ ही साथ लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, यानी कि जहां पर भी आप पैसा पार्क कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखें कि जब आपको उस रकम की जरूरत हो तो आप निकाल भी पाए। तो अगर कंपैरिजन के लिए अमित मैं कहूं कि शायद जैसे रियल एस्टेट में काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इतना लिक्विड नहीं इन कंपैरिजन टू शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, लेकिन वहां पर दूसरा इशू, वहां पर थोड़ा रिस्क ज्यादा है। इन दैट केस कैसे डिसाइड होगा, और कुछ ऑप्शंस भी मैं चाहूंगी कि आप बताएं जो सीनियर सिटीजन के लिए अच्छे रह सकते हैं। देखिए, कुछ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हमेशा विड्रॉबल होना चाहिए, तो वो कॉर्पस आप लॉक्ड इन स्कीम में मत रखिए, वो कॉर्पस आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख लीजिए, कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में रख लीजिए। अगर आप डेट फंड समझते हैं जो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में भी वो पैसा लगा सकते हैं। वो पैसा हाईली लिक्विड है, उसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बस उसका एग्जिट कॉस्ट समझना है, पर वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर दें हमें, तो आपने कहा डेट फंड्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उसमें इतनी सारी कैटेगरीज हैं जिससे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता जरूर है। तो जब अवधि डिसाइड करनी हो डेट फंड में भी, क्योंकि काफी 1 हफ्ता 1 महीना इस तरह के फंड्स भी मौजूद हैं, तो क्या अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर लें, कैसे चूज करेंगे डेट आपको सिर्फ सीनियर सिटीजन ग्रुप को सिर्फ 3 टाइप के डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे ओपिनियन में। पहला लिक्विड फंड, जो पैसा आपको अगले 3 महीने तक चाहिए वो आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं। जो पैसा अगले 3 महीने से 9 महीने तक चाहिए वो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख सकते हैं। और जो पैसा आपको 9 महीने के बाद चाहिए वो आप शॉर्ट टर्म एक्रूअल डेट फंड में रख सकते हैं। इनके अलावा आपको किसी भी अलग फैंसी डेट फंड कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। तो लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा डेट फंड्स, और तीसरी कैटेगरी जो आपने बताई, ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं डेट फंड्स के जिन्हें वो चुन सकते हैं। जहां तक बात है गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स की, उसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एनएससी भी इनफैक्ट एक स्कीम है 5 साल के लिए, पोस्ट ऑफिस की भी कुछ मंथली स्कीम्स आती हैं। क्या ये अच्छे ऑप्शंस रह सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए निवेश करने के? देखिए, मैं पोस्ट ऑफिस और एनएससी स्कीम को इतना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे उनका रेट ऑफ रिटर्न इतना इंप्रेसिव नहीं लगता। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मुझे समझ में आती है, क्योंकि उसका रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। उसका रिटर्न भी थोड़ा रिलेटिवली फिक्स्ड डिपॉजिट से तो आजकल बेटर ही चल रहा है। और वो समझते हैं इस बात को कि सीनियर सिटीजन्स का कॉर्पस प्रोटेक्शन और रेगुलरिटी ऑफ कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं और आपको 5 साल पे ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑन मेच्योरिटी सारा प्रिंसिपल भी वापस कर देते हैं। बट क्या रिटर्न ही एकमात्र मापदंड या स्टैंडर्ड हो सकता है जब आप ऑप्शंस चुन रहे हैं? यानी कि रिटर्न की जहां तक बात है, कैसे उसको कोप अप करेंगे? यानी कि जो भी आपके टारगेट सेट है, या जो आपको शायद आपने सोचा हो कि रिटायरमेंट के बाद आपको यहाँ से कोई रेगुलर इनकम मिल जाए, जिसमें एन्युटी प्लान्स एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। बिसाइड्स दिस और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे मिले और कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। सो मेरा एक सजेशन होता है सीनियर सिटीजन ग्रुप को कि अगर आपका 100% पोर्टफोलियो है तो अबाउट 20% आप डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप बैलेंस्ड इक्विटी फंड्स में रखिए, जो पैसा आप आज से 7 से 8 साल के बाद विड्रॉ करेंगे। एक वही ऐसा एक्सपोजर है या एलोकेशन है जो आपको अच्छा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देगा। बैलेंस 30 to 40% आप डेट फंड के प्रोडक्ट्स में रखिए, और उसके अलावा जो 40% बचता है वो आप गवर्नमेंट बैक्ड SCSS या फिक्स डिपॉजिट या कंपनी फिक्स डिपॉजिट या एन्युटी प्लान में रखिए। देखिए, आप एक बात को समझिए, जितना रेगुलर आपकी इनकम आएगी उतना उसका टैक्सेबिलिटी स्टेटस बढ़ेगा और आपका रिटर्न भी कम होगा। तो मैं चाहता हूं जो रिटर्न वाला कॉर्पस हो वो 30 to 40% हो। उसके ऊपर जो पैसा आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद जरूरत है वो आप 40% डेट फंड में रखिए। उसके ऊपर जो बैलेंस है वो 20% आप इक्विटी फंड में रखिए। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट से शायद आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। साथ ही आपने कहा कि आप फिक्स डिपॉजिट्स भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एफडीज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं काफी सारे हम एडवर्टीजमेंट्स भी देखते हैं, बट जो आम आदमी होता है वो सिर्फ बैंक एफडी समझते हैं। कॉर्पोरेट एफडीज शायद उतनी पॉपुलर ना हो इन कंपैरिजन टू बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। कैसे डिसाइड करेंगे? अगर कोई कॉर्पोरेट एफडी आई है, उसमें काफी हाई रिटर्न्स भी होते हैं
होते हैं कई बार 10 से 12% भी एडवर्टीजमेंट्स में शो जी, करते हैं, जी। तो रेटिंग वगैरह चेक करनी होगी, कैसे पता लगाएंगे? आपको सिर्फ AAA रेटेड फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट चूज करना है। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट अगर है तो आप, और किसी ने आपको ऑफर किया है तो आपको उस कंपनी का पास्ट देखना है, उसका क्रेडिट रिस्क समझना है, उन्होंने पास्ट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किए हैं। नॉर्मली जो टॉप रेटेड कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं उनके रिटर्न्स रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा होते हैं। तो आप हाईली रेटेड कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट चूज़ कीजिए जिनकी रेटिंग न्यूट्रल थर्ड पार्टीज़ ने ऑलरेडी इशू की हुई हैं। हायर रेट ऑफ रिटर्न पे मत जाइए क्योंकि उसमें इनहेरेंट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, डिफ़ॉल्ट होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उसमें आप ज़्यादा ग्रीड ना करें। एक बैलेंस्ड लोअर रिस्क कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट चूज़ कीजिए। उसके अलावा आप रेगुलेटेड मार्केट्स में रहिए जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, जहाँ पे आप थोड़ा रियल एस्टेट भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे SCSS या बैंक रियल एस्टेट का अमित आपने जिक्र किया, तो काफी लोग इस पर्पज से भी घर बनाते हैं कि जब रिटायरमेंट होगा तो उसको मे बी लेट आउट कर देंगे और जो किराए से इनकम होगी वो एक अर्निंग के तौर पर वो यूज कर पाएंगे। क्या और कोई तरीका हो सकता है कि प्रॉपर्टी से कुछ जनरेट हो जाए इनकम? देखिए, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो होता है वो आपको 1 से 2% का ही रिटर्न देता है एनुअली। उसका जो कैपिटल वैल्यू से अब आप यील्ड कैलकुलेट करेंगे तो मेट्रोज में तो 1.5% या 2% आता है, छोटे शहरों में कभी कभी 3% भी आ जाता है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट आपको 5 से 8% तक का रिटर्न दे देता है। तो आप चूज कर सकते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट एलोकेशन का थोड़ा सा रूम है तो आप कमर्शियल रियल एस्टेट चूज कर लीजिए जिसमें उनका रिटर्न्स का डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड हो और जिसमें रिटर्न्स 6 से ज़्यादा % का हो। लेकिन रेजिडेंशियल में कैपिटल अप्रिसिएशन के होप से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई डोंट सी कि आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का इतना वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, तो मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन्स को अवॉइड करना चाहिए अनलेस वो इनहेरिटेंस में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रियल एस्टेट गिफ्ट करके देना चाहना चाहते हैं। इनफैक्ट प्रॉपर्टी गिफ्टिंग को लेकर हमने शो भी किया था कल और उस पर चर्चा भी हुई थी।